जय हिंद टू ऑल। आर की क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम अपनी जनरल साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हीट एंड टेम्परेचर पार्ट 2। देखिए दोस्तों, अभी तक यदि आपने हमारी हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक हमारे सब्सक्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो वह हमारी प्लेलिस्ट एवं सब्सक्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है। दोस्तों, हमारा चैनल सीजीकेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यूट्यूब पर पहला चैनल है। तो इस चैनल के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीजीकेट की तैयारी कर रहे हैं एवं उनको पता भी नहीं है। तो आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं या फिर आपके जो फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उन तक आपने अभी लिंक नहीं पहुंचाया है तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। दोस्तों, आज की क्लास की तरफ हम चलते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है थर्मल एक्सपेंशन। देखिए, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। सपोज दैट, मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें हम क्या किया, हमने टेम्परेचर अप्लाई करते गए, उस टेम्परेचर में हमने चेंज किया। ठीक है, कोई भी हमारे पास बॉडी है उसमें हमने क्या किया, टेम्परेचर में चेंज किया, या तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया, तो उसकी क्या होगी, डायमेंशन चेंज हो जाएगी। सपोज दैट अगर हमने एक रॉड ले ली, अगर उसको हम ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसकी जो लेंथ है उसकी, जैसे सपोज दैट इसकी लेंथ टोटल एल है, तो ये हल्की सी एक्सटेंड हो जाएगी या कंप्रेस हो जाएगी, एक होगा। तो इसमें डेल्टा एल का चेंज आएगा, जो इसके डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से इसकी डायमेंशन में जो चेंज आ रहा है उसे ही हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। अब देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप क्या है हमारा, लीनियर एक्सपेंशन। क्या है, लीनियर। ठीक है। दूसरा टाइप क्या है हमारा, एरिया एक्सपेंशन। जी मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ उसमें, लेकिन आप समझ जाना। थर्ड क्या है हमारे पास, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके। अब देखिए, इसको अगर मैं समझाऊँ तो ये क्या होता है। देखो, सपोज दैट अगर जो लीनियर होता है उसका मतलब होता है 1D में, 1D, और एरिया मीन्स 2D, 2 डायमेंशंस की जो भी बॉडी होंगी वो, और वॉल्यूम मतलब 3D, 3 डायमेंशन की जो भी हमारी भी बॉडीज़ होंगी उनके लिए में ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए, अब यदि हम लीनियर एक्सपेंशन लेते हैं, लीनियर एक्सपेंशन में इसका एक फार्मूला है जो मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो इसका जो कांस्टेंट होता है अल्फ़ा, इसे क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है अल्फ़ा की, कितनी होती है, और सपोज दैट जो हमारी लेंथ चेंज हुई वो कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल चेंज हुई, और कितने पर चेंज हुई, किसकी रिस्पेक्ट में हुई, एल की रिस्पेक्ट में हुई, और टेम्परेचर डिफरेंस क्या है हमारा, डेल्टा टी। तो इसके लिए ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ओके। अब देखो, इसके साथ ही अब एरिया एक्सपेंशन की बात करें तो उसके कांस्टेंट को हम बीटा मान लेते हैं। तो इसके लिए बीटा की वैल्यू क्या होगी, अब एरिया की बात हो गई ना, तो पूरे एरिया की बात कर रहे हैं हम। एरिया की बात करेंगे तो क्या ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा ए अपॉन में, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, बस एल की जगह हम ए रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा हमारा, ए और डेल्टा टी। क्लियर है, तो ये बीटा की फॉर्म हो गई हमारी। अब देखिए, इसके बाद और क्या बचा रहा है हमारा, अब थर्ड बचा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए हम कांस्टेंट गामा मान लेते हैं। गामा में क्या होगा, जो हमारे वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर कितना डिफरेंस, डेल्टा टी। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे 3 प्रकार के जो एक्सपेंशंस हैं वो हैं। कौन कौन से हो गए, जो लीनियर है उसके लिए ये फार्मूला है, एरिया है उसके लिए ये फार्मूला है, और वॉल्यूम है उसके लिए ये फार्मूला है। ये फार्मूले आपको याद कर लेने हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम चलते हैं। देखिए, अब इन तीनों में कई बार वो रिलेशन भी पूछ लेता है। ठीक है, कई बार वो रिलेशन भी आपसे पूछ लेगा कि इन तीनों में रिलेशन क्या होता है। देखिए, एक बार फिर से लिख देता हूँ। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अपनी, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, डेल्टा ए अपॉन
ए डेल्टा टी, और गामा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, यही निकाली थी। अब देखिए, अगर मैं इन तीनों में रिलेशन एस्टेब्लिश किया जाए तो इसका रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो इसका रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो वीटा बाई 2 के बराबर होती है, और ये दोनों की इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा बाई 3 के बराबर होती है। तो कई बार क्या होता है, ये कांस्टेंट वो डायरेक्ट दे देगा और आपसे एक की वैल्यू देके दूसरे की पूछ लेगा, दूसरे की देके तीसरे की वैल्यू पूछ लेगा, ऐसे करके क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ठीक है, सपोज दैट उसने बोल दिया कि लीनियर एक्सपेंशन कितना है हमारा, 2 है। लीनियर एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया हमारा, अल्फ़ा की वैल्यू 2 दे दी, तो बेटा पूछ सकता है आपसे, गामा पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो एक कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछ लेता है कि जो हमारा गामा है मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन है, क्या ये आइडियल गैस के लिए ट्रू है, क्या हम इसको आइडियल गैस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए आइडियल गैस के बारे में हमने पहली वीडियो में पढ़ रखा है, तो इसके बारे में अगर आपको देखना हो, वैसे आपको पता होगा, नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियो मेरी देख सकते हैं। अब देखो क्या होता है कि डेल्टा वी हमने लिया है। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारी, पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है। अब देखो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पी क्या है हमारा प्रेशर, वी हो गया वॉल्यूम, एन क्या है नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, आइडियल गैस कांस्टेंट हमने पढ़ा था पहले, टी क्या है हमारा टेम्परेचर। ओके, अब देखिए अगर मैं इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, इसका प्रेशर अगर मैं कांस्टेंट कर दूं, कांस्टेंट पी के लिए, तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है और टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब 2 डिवाइड बाय अगर हमने 1 किया, मतलब इस इक्वेशन से अगर हमने इसको डिवाइड मार दिया, क्या मार दिया, पी वी, और यहाँ क्या मार दिया, एन आर टी से डिवाइड मार दिया। ओके, तो देखिए एन आर से एन आर कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, डेल्टा वी अपॉन वी, ये बच रहा है, और इधर क्या बचा हमारा, डेल्टा टी अपॉन टी। अगर डेल्टा टी को मैं इस तरफ ला सकता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन टी के। ठीक है, 1 अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। अब देखो इससे आप क्या समझते हो कि ये वैल्यू जो है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, ये किसके बराबर है, हमारे गामा के बराबर है, गामा के बराबर है कि नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये गामा है हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं हम। तो देखिए जो हमारा गामा वगैरह बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। ठीक है, 1 अपॉन टी हो जाएगा। तो सब, और अगर पूछा जाए कि अगर गामा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसको एज ए कांस्टेंट, ये गामा हमारा कांस्टेंट है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेगा कि आइडियल गैस के लिए ट्रू है, तो बिल्कुल आप एग्जाम में टिक करेंगे यस, जो हमारा वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए ट्रू है। कंडीशन जब प्रेशर कांस्टेंट हो, याद रखना, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तभी आइडियल गैस के लिए वॉल्यूम एक्सपेंशन वाला जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है वो ट्रू होगा। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब देखिए इसको हम एक छोटे से डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। सपोज दैट मेरे पास 2 कंटेनर हैं, एक कंटेनर ए और ये कंटेनर बी। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भरा हुआ है और इसमें थोड़ा कम पानी भरा हुआ है। ओके, अब इसको क्या किया हमने, गर्म करना शुरू किया। तो आप क्या कहेंगे कि ये, अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको पहुंचाना है, दोनों को 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है, तो ये आपको, आप भी बता सकते हैं कि
जिसमें पानी कम होगा वो पहले 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा। मतलब इस वाले कंटेनर का जो कंटेनर ए है हमारा, उसका टेम्परेचर जल्दी वो 30 डिग्री पहुंच जाएगा एज़ कम्पेयर टू बी के, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर मीन्स जो इसका मास है, जो इसका मास है वो इसमें ज़्यादा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें इसे एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, अब सपोज दैट स्टार्टिंग में अगर मैं इसको सपोज दैट 200 जूल हीट प्रोवाइड कराता हूँ और इसको भी प्रोवाइड कराता हूँ 200 जूल। अब ये मान लीजिए ये पहुँच गया हमारा 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या ये भी 20 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा? नहीं, ये इससे कम होगा। तो सपोज दैट वी आर सपोजिंग कि ये 15 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचा। अगर हम 200 जूल की हीट इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम सपोज़ कर रहे हैं कि ये 20 पे पहुँचा था, ये 15 पे पहुँचा। अब देखिए इसको हम 30 मान लेते हैं कि मान लीजिए ये 200 जूल पे ये 30 पे पहुँच गया, तो ये 15 पे ही पहुँचा, ऐसा मान के चलते हैं। तो देखिए अब इसको हमें क्या करना है, इसको भी 30 पे पहुँचाना है। इसको भी 30 पे पहुँचाना है तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस बर्नर को, इसमें जो बर्नर लगा हुआ है इसको हम बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। इसके बाद में हमें इसमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी तो कितनी और कराएंगे हम, 200 जूल और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करानी पड़ेगी। 200 नहीं, अप्रोक्स हम मान के चल रहे हैं, कितनी भी हो सकती है, मतलब एक्स्ट्रा हीट हमें देनी ही पड़ेगी। जब इसका टेम्परेचर 15 से 30 पर पहुँचेगा, क्लियर हो गया, जब इसका टेम्परेचर 15 से 30 पर पहुँचेगा। तो देखिए अब अगर हमें हीट कैपेसिटी समझना है तो इन दोनों कंटेनर से अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि कंटेनर ए और बी में से किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो शायद आप इजीली बता पाओगे कि कंटेनर बी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो कैपेसिटी होती है हीट की वो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, इसके अमाउंट पे, जितना इसमें पानी भरा हुआ है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रही है। अब देखो इसको अगर हमें डिफाइन करना हो हीट कैपेसिटी को, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसे हम कैसे कहेंगे कि सब्सटेंस का जो टेम्परेचर चेंज हुआ है, मतलब टेम्परेचर जो हमारा 15 से 30 पहुंचा है, उसके लिए हमने जो हीट प्रोवाइड कराई, उसके लिए जो हीट प्रोवाइड कराई वही उसकी क्या है, हीट कैपेसिटी है। ठीक है, अब देखो इसको हम अगर फार्मूला इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी को एस से डिनोट कर दिया मान लीजिए हमने। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है, टेम्परेचर में जो चेंज हुआ, टेम्परेचर चेंज मतलब डेल्टा टी। ओके, अब देखो टेम्परेचर में जो चेंज हुआ उससे टेम्परेचर में चेंज करने के लिए जो हमने हीट प्रोवाइड कराई तो मतलब कितना डिफरेंस आ गया हीट का, डेल्टा क्यू ही तो हीट प्रोवाइड कराई हमने एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एस इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हीट कैपेसिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, अगेन हम एक एग्जांपल समझ लेंगे। सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स है जो फुल आयरन का है, इसका वेट है 2 kg। ठीक है, अब मेरे पास एक और बॉक्स है जिसका वेट है 4 kg, जिसका वेट कितना है, 4 kg। ठीक है, दोनों बॉक्स हैं मेरे पास। अब मैं जब इसको हीट प्रोवाइड कराऊंगा, सपोज दैट इसको मैंने 500 जूल हीट प्रोवाइड कराई, ओके, और इसको भी मैंने 500 जूल हीट प्रोवाइड कराई। ठीक है, तो क्या इनका टेम्परेचर बराबर होगा? नहीं होगा ना। तो देखिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए 2 kg पे हम 500 जूल हीट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 4 kg पे हमें कितना हीट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, 2 पे 500 करा रहे हैं तो 4 पे कितना हो जाएगा, 1000। कितना हो जाएगा, 1000 जूल हम प्रोवाइड कराएंगे, जब जाके इसका टेम्परेचर किसके बराबर होगा, इसके टेम्परेचर के बराबर होगा, T2 का T4 के बराबर होगा। ठीक है, इससे हमें क्या समझ में आया कि जो
टेम्परेचर है वो इनके मास पे भी डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इससे हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए एक मास के लिए अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, मैं इसका रेशियो निकालता हूँ तो जो टोटल हीट रहने वाली है विद रिस्पेक्ट टू मास, वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। कैसे? 500 डिवाइड बाई 2, टोटल कितना आ जाएगा हमारा, 250 आ रहा है। ठीक है, पर केजी अगर मैं निकालता हूँ, पर केजी हमें कितनी हीट लग रही है, अब 4 केजी में लग रही है हमें कितनी, 1000, तो 1 केजी में कितनी लगेगी हमें, 250। ये होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो मटेरियल होता है अगर हम उनका वेट सेम रखें तो उसका हीट एंड टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो भी सेम रहेगा अगर हम सेम हीट प्रोवाइड कराते हैं तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आया कि जो हमारा स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है, वो क्या होता है, हमारा जो हीट कैपेसिटी है अपॉन मास, पर मास, हीट कैपेसिटी अपॉन मास। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको हम डिनोट करते हैं तो स्पेसिफिक इस कैपेसिटी को, इसको एस और लिख सकते हैं, एस एस बराबर एस अपॉन एम। ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अपॉन मास का रेशियो होता है। अब एस की जगह हम ये भी रख सकते हैं, देखिए क्या होता है, स्पेसिफिक हीट बराबर हम क्या कर सकते हैं, एस बराबर हमने क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी पढ़ा था ना, तो इसको मैं 1 अपॉन एम लिख देता हूँ, इंटू में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी हम इसको लिख सकते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए ये तो हमने कर दी मास की बात कि अगर कोई मास है हमारे पास तो इस तरह के हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम बता देंगे। अब सपोज दैट हमारे पास अगर मॉलिक्यूल है तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर मॉलिक्यूल है तो कोई बात नहीं, तो हमारा फार्मूला फिर क्या बन जाएगा उस कंडीशन में, जो स्पेसिफिक हीट होगी हमारी उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जो एम है उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारा, म्यू आ जाएगा। म्यू क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। म्यू क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, म्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए जो हम नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कैलोरीमेट्री। ठीक है, कैलोरीमेट्री में क्या होता है, देखिए एक ऐसा आइसोलेट सब्सटेंस हम लेते हैं, एक ऐसा आइसोलेट सब्सटेंस हम लेंगे जिसमें से हीट ना तो ट्रांसफ़र हो ना ही ऑब्जर्व हो, किसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग में। मतलब जो हमारी सराउंडिंग है उसको ना वो हीट दे ना ले, हीट का कोई एक्सचेंज ना हो। अब देखिए इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपने फ्लास्क बोतल देखी होगी जिसमें हम नॉर्मली अपनी चाय वगैरह रखते हैं जो गर्म बनी रहती है। ठीक है, तो ये बोतल इसका बेस्ट एग्जांपल है। क्या है ये, कैलोरीमेट्री का। ये देखिए जैसे सपोज दैट ये रखा मैंने, एक बोतल ले रखी है, इस बोतल को मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो ये बोतल है, इसको हमने बंद कर रखा है। अब देखो क्या होगा इसमें कि जो हीट का ट्रांसफ़र तो बिल्कुल हो नहीं रहा, लेकिन आइडियल कंडीशन में ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। सपोज दैट आपने ऐसा नहीं होगा इस बोतल में कि आपने एक बार चाय भर दी तो वो सालों साल तक गर्म बनी रहे, या सालों साल तक आपने जूस भर दिया तो वो ठंडा बना रहा है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। वो होता है लेकिन बहुत ही जो हीट एक्सचेंज होती है वो बहुत ही कम होती है, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए हीट को रिजर्व करके रख लेता है। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो देखिए होगा क्या, अगर मान लीजिए कि इसमें हमने पानी भर रखा है, ठीक है, और कुछ टुकड़े बर्फ़ के डाल रखे हैं। देखिए ये हमने कुछ पानी भर दिया और इसमें कुछ टुकड़े क्या किया, हमने बर्फ़ के डाल रखे हैं। ठीक है, अब देखिए बर्फ़ के हमने डाल दिए तो जाहिर सी बात है जो बर्फ़ है वो अपनी हीट को क्या करेगी, बाहर निकालेगी। ठीक है, इजेक्ट करेगी, और जो वाटर है हमारा वो हीट को ऑब्जर्व करेगा। और ये हीट का ट्रांसफ़र कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हीट इसकी बैलेंस नहीं हो जाती, जो एनर्जी है वो बैलेंस नहीं होती। ये हीट की डेफिनेशन में हम पढ़ रखे थे पहले से ही। तो देखिए
अगर मैं इसके बात करूं तो वो क्या बोलेगा कि इस कंटेनर में जो हमारी आइस है वो पानी बन जाएगी। पानी बनेगी तो इसकी हीट बाहर तो जाएगी नहीं, तो इसकी हीट का होगा क्या, वो ये बोलता है। तो कैलोरीमेट्री के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि जो ये बर्फ़ हमारी पिघल रही है इसकी जो हीट है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, ये वाटर को दे रहा है। जो अपना हीट का ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हो रहा है, ठीक है। टेम्परेचर नहीं, सॉरी, हीट की तरफ हो रहा है। जैसे मान लीजिए इसकी हीट ज़्यादा है तो ये हीट ज़्यादा देके टेम्परेचर जो वाटर है उसको नॉर्मल कर देगा। अब देखिए, सपोज दैट मैंने मान लिया कि जो हमारा बर्फ़ है उसकी जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला S इक्वल टू 1/m डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, ये पढ़ा था। अब देखो, अगर हमें ये हीट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा T और m को इधर पहुंचा सकते हैं। तो हमारी जो टोटल हीट होगी, हीट को मतलब ये हीट डेल्टा Q क्या बताता है कि कितनी हीट हमने रिलीज़ की या उसे एक्सेप्ट की, वो बताता है। तो डेल्टा Q बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट इंटू मास और ये डेल्टा T, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम डेल्टा Q को क्या मान लेते हैं, हमारी आइस की एनर्जी मान लेते हैं जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसकी स्पेसिफिक हीट को मान लेते हैं हम S1, ठीक है, और इसके जो मास है उसको मान लेते हैं M1, ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो इसको डेल्टा T मान लेते हैं। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि देखो इसकी एनर्जी भी लूज़ हो रही है जो वर्क है हमारी, तो इधर भी माइनस आ जाता है, और डेल्टा T टेम्परेचर भी कम हो रहा है तो इधर भी माइनस आ जाता है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये होता है, ठीक है। अब Q की बात करें हम, इसको Q1 मान लेते हैं ना, अपनी हेल्प हमारे लिए ठीक रहेगा। अब देखो जो वाटर है, वाटर ने क्या किया, जो हीट है उसको गेन किया, तो इसकी जो स्पेसिफिक हीट है उसको मैं S2 मान लेता हूँ, इसका जो वेट है उसको M2 मान लेता हूँ, ठीक है, और इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस आया उसको मैं मान लेता हूँ क्या, डेल्टा T, ठीक है। अब देखिए कैलोरीमेट्री हमें क्या बताता है कि दोनों की जो हीट होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। जब Q1 और ये Q2 ये दोनों बराबर है तो ये बाकी का ये भी हमारे बराबर होंगे। जब ये साइड बराबर तो ये साइड भी बराबर होगी। तो इससे हम क्या निकाल देंगे कि S1 M1 डेल्टा T इक्वल टू क्या होगा हमारा, S2 M2 डेल्टा T के बराबर होगा, ठीक है। यही हमारे कैलोरीमेट्री बताते हैं, ठीक है। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि मान लीजिए एक सब्सटेंस है, कैलोरीमेट्री में उसकी क्या है, स्पेसिफिक हीट नहीं है, मास इतना है, तो ये निकालो, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, चेंज ऑफ स्टेट्स। आपने देखा होगा कि जब हम जैसे पानी को गर्म करते हैं, वाटर को गर्म किया तो वो सॉलिड से लिक्विड हो गया, और जब हमने उसको बर्फ़ मान लीजिए फिर से जमा दिया तो फिर वो सॉलिड हो गया। तो देखिए जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया आइस का, तो किसी भी सब्सटेंस को मान लीजिए, या फिर हमने वाटर लिया, वाटर को हमने क्या किया, सॉलिड से, ठीक है, सॉलिड से हमने किस में चेंज कर लिया, लिक्विड में, ठीक है, बर्फ़ को पिघला दिया, मतलब यही समझ लीजिए। तो देखिए जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया तो हम कहते हैं ना हमारी आइस मेल्ट हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। कई बार बोला हो ना कि आइस मेल्ट हो जाएगी, ऐसा सुना होगा आपने। अब लिक्विड से हमने फिर से सॉलिड बना दिया, यानी फिर से बर्फ़ जमा दी उसको, जो हमने मेल्ट हुआ उसको, तो क्या बना दिया हमने इसको, क्या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न, ठीक है। अब देखो ये हमने क्या किया, पहले सॉलिड से लिक्विड बनाया, तो मतलब इसका क्या हमने क्या किया, टेम्परेचर इसने रिलीज़ किया होगा। अब लिक्विड से फिर से सॉलिड बना दिया तो इसने टेम्परेचर क्या हुआ, अटेंड किया होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये तो हमें पता चल गया कि हम जब हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं,
सॉलिड से हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, तो देखिए इसको हम एक डायग्राम के हेल्प से समझेंगे। सपोज दैट एक हमारे पास बहुत बड़ी, सपोज दैट इसका हम टोटल वेट मान लें 10 kg, ये क्या है हमारी बर्फ़ है। अब इसके ऊपर क्या है, मैं एक वायर लगा देता हूँ, मान लीजिए बर्फ़ एक ऐसे पत्थर पर रखी हुई है किसी पे ही मान लीजिए, और ये जो वायर है इसको मैंने अटैच कर रखा है 5 kg के एक ऑब्जेक्ट से, ठीक है, 5 kg के ऑब्जेक्ट से। अब आप क्या कहेंगे, जो ये वायर है ये इस बर्फ़ पे प्रेशर डालेगा, इससे क्या होगा, ये अंदर बर्फ़ में अंदर की तरफ जाता जाएगा। अब धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो वायर है ये मिड में आ जाएगा और पूरे इसको पार भी कर जाएगा, पूरे इस बर्फ़ को पार कर जाएगा, लेकिन ये बर्फ़ हमारा 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जैसे वायर नीचे की तरफ जाता है तो ऊपर की साइड फिर से बर्फ़ बनने लगती है, ठीक है। तो ये फिर से जो बर्फ़ बनती है इसको हम बोलते हैं रेगुलेशन। ये भी एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको क्या हम बोलते हैं, रिलेगेशन, ठीक है, याद रखना है क्या बोलते हैं, रिलेगेशन। अब देखिए हमारा जो वाटर है वो जिस पॉइंट पर मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यही प्रोसेस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन में हो, मतलब एसएपी की प्रेजेंस में हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या आती है कि हम लिक्विड को किस में चेंज करते हैं, वेपर में। वेपर मीन्स गैस में चेंज करते हैं। अब मान लीजिए ये लिक्विड है, ओके, इसको हम चेंज कर रहे हैं, देखिए लिक्विड को हम गैस में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए इसको, ठीक है, चलो जब हम लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। जब इसका अपोजिट वाइस वर्सा करेंगे तो हम उसको क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। क्या बोल देंगे, कंडेंसेशन। अब इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जैसे जो हमारे सीज होते हैं उनसे वाटर ऊपर उठ जाता है, वेपर हो जाता है, और वही वाटर क्या होता है, द्वारा रेन होता है, मतलब वही बरसता है द्वारा, तो उसको हम वो क्या बोलते हैं, जो सी से पानी ऊपर की तरफ गया उसको बोलते हैं वेपराइजेशन, और जो बरस गया उसके क्या बोला हमने, कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसका ये अच्छा एग्जांपल है। अब देखिए सेम जिस पॉइंट पे, सपोज दैट अपने वाटर का एग्जांपल लिया, अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, हमारा वाटर बॉईल करना शुरू कर देगा। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, हमारा जो वाटर है वो बॉईल करना शुरू कर देगा, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। अब सेम जब ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब एक कंडीशन और बच रही है हमारी कि अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट वेपर में चेंज करते हैं या गैस में चेंज करते हैं, तो देखिए सॉलिड को, ये हमारा सॉलिड है, इसको हम अगर डायरेक्ट गैस में चेंज कर रहे हैं तो इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। इसको आप याद रख लेना, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। अब देखो इसका अपोजिट क्या होता है, गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में चेंज करते हैं, इसमें हम जो हमारा लिक्विड है उसे हम बाईपास ही कर देते हैं पूरी तरीके से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। इसका एक और नाम है, इसको कई बार हम सब्लिमेशन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, डी सब्लिमेशन, ठीक है, डी सब्लिमेशन, ओके। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब इसके लिए फिर से हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास एक सब्सटेंस है ए और ये है सब्सटेंस हमारा बी, जिसमें इसमें वाटर भरा हुआ है, वाटर है थोड़ा सा, ठीक है, और इसमें भी वाटर है, इसमें कुछ पीसेस
हमारे किसके हैं, आइस के भी हैं, ऐसे मान के चलो। अब मान लिया मैंने कि इसको हमको लेके जाना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और इसको लेके जाना है 0 डिग्री तक, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए ये है माइनस में है भी इसका टेम्परेचर और इसको हम 0 पर लेकर आए, तो इसमें जो बर्फ़ है वो पिघलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। और इसको जब हम 100 पर लेके आएंगे, 100 पर लेके आएंगे तो इसका जो वाटर है वो वेपर बनने लगेगा, ठीक है, स्टीम निकलने लगेगी इसमें से। अब देखिए इस कंडीशन में होगा क्या कि सपोज दैट अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जब तक 100 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा जब तक कि ये पूरा वेपर नहीं बन जाता, पूरा वाटर वेपर नहीं बन जाता, ठीक है। और बर्फ़ का क्या सीन रहेगा, बर्फ़ हमारी जब तक पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती, मतलब आइस जब तक पूरी तरह मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा, ठीक। तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आया कि जो एनर्जी हमारी जा रही है, हम इसको गर्म तो कर रहे हैं, ठीक है, गर्म तो कर रहे हैं, तो ये हमारी एनर्जी जा कर रही है, इसका बताओ आप, ये एनर्जी हमारी कहाँ जा रही है, क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हो रही है। स्टेट चेंज हो रही है मतलब जो हमारा ये बर्फ़ थी, जो हमारी आइस है वो किस में, लिक्विड में चेंज हो रही है, और जो हमारा लिक्विड है वो गैस में चेंज हो रहा है। तो इसकी एनर्जी जो इसकी लूज़ हो रही है वो किस में हो रही है, स्टेट को चेंज करने में, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ओके। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, सपोज दैट मेरे पास एक 10 kg की बर्फ़ है और एक 2 kg की बर्फ़ है, तो आप क्या समझेंगे कि किसको टेम्परेचर, मतलब किसको हीट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है जो 10 kg हमारा आइस है उसको ज़्यादा पड़ेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसको हीट ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब तो देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, जो हमारी लेटेंट हीट होती है, इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है, एक तो जो हमारी क्या है ये जो हमारी हीट होती है, हीट अपॉन मास के बराबर होती है, ठीक है, हो गया, हीट अपॉन मास के बराबर होती है। अब इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट अलग अलग होगी। ये एक स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट के हिसाब से लेटेंट हीट डिसाइड होती है। अब देखिए जो हमारे सॉलिड से हमारी लिक्विड में चेंज हो रही है, इसके लिए एक अलग लेटेंट हीट होगी हमारी, और इसके लिए अलग लेटेंट हीट होगी, ठीक है। अब जो सॉलिड से लिक्विड में जो चेंज हो रही है उसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और जो हमारी लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, और दूसरे वाले को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है टॉपिक हमारा हीट ट्रांसफ़र। अब देखिए सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, लिक्विड में कैसे होती है, और जब कोई मीडियम ही नहीं है तो हम कैसे हीट ट्रांसफ़र करेंगे। मीडियम नहीं, सपोज दैट जैसे रेडिएशंस वगैरह होती हैं तो हमें ये डायरेक्ट जैसे जो सन की रेडिएशंस हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है ना, तो इस तरीके की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अभी। देखिए हीट ट्रांसफ़र में क्या 3 मेथड होते हैं, एक तो होता है कंडक्शन, अभी हम पहला पढ़ेंगे कंडक्शन, ठीक है। पहला हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन। अब ये सारे मेथड्स को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमने क्या कर रखा है, पानी रख रखा है एक चूल्हे पर, ठीक है, ये चूल्हा है जिस पर लकड़ी लगी हुई है आगे, और इस पर हमने गर्म मतलब पानी रख दिया गर्म होने के लिए, ये हमने पानी रख दिया। अब इसमें गलती जो क्या हुई कि हमने एक रॉड भी लगा दी लकड़ी के साथ में, हमें याद नहीं रहा, और हमने क्या लगा दी, एक रॉड भी लगा दी हमने। अब देखो इससे आप क्या समझोगे, जो कंडक्शन है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये है रॉड है, ये कुछ टाइम बाद आप फील करोगे कि ये गर्म हो गया। ये गर्म क्या हुआ, एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है कि इसके पार्टिकल्स मूव करते हो, ऐसा भी नहीं है, इसके पार्टिकल तो मूव करेंगे ही नहीं, तो ये क्या होंगे, अपनी जगह वाइब्रेट होने लगेंगे, और वाइब्रेशन से ये क्या होंगे, हीट का ट्रांसफ़र करने लगेंगे, एक पास वाला एक दूसरे को हीट
पर करेगा, हर कोई अपने नियरेस्ट वैल्यू करता रहेगा, तो इससे क्या होगा, सारी रॉड हमारी गर्म हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, कंडक्शन, जिसमें हीट ट्रांसफ़र हो गई एक एंड से दूसरे एंड की ओर। अब दूसरी बात कर लेते हैं कन्वेक्शन की। कन्वेक्शन क्या होता है, इस वाटर को देख लीजिए आप। और जब भी हमारा वाटर गर्म होता है तो आपने नीचे की तरफ कुछ बुलबुले उठते हुए देखेंगे। जब वाटर जस्ट गर्म होना स्टार्ट ही होता है उस टाइम में, तो वो क्या होता है कि जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं वाटर के तो ये एक्सपैंड करने लगते हैं। जब एक्सपैंड करेंगे तो हम जानते हैं कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। ठीक है, जब ये एक्सपैंड करने लगेंगे, ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा इनका ज़्यादा और डेंसिटी हो जाएगी इनकी कम। जब डेंसिटी इनकी कम होगी तो ये ऊपर की साइड जाएंगे, ठीक है, ऊपर की साइड चले जाएंगी। जो ऊपर जो हमारा ठंडा पानी है उसकी क्या डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो नीचे की तरफ आने लगेगा और इस तरीके से हमारा जो पानी है वो गर्म हो जाएगा। तो ये लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है, कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन ये हमने समझ ही लिया है इस एग्जांपल से, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बचता है रेडिएशन। अब सपोज दैट आपका पानी भी गर्म हो गया, अब आप चेक करने के लिए आ गए, ठीक है, अब आप चेक करने के लिए आ गए। अब आप चेक करने के लिए आए तो आपको ये जो हमारी फ्लेम जल रही है, ये फ्लेम से आपको पता लगेगा कि आपको मतलब रेडिएशन फील होंगी या गर्मी लगेगी थोड़ी सी, इसकी जो आँच है वो आपको लगेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा रेडिएशन हो गया। तो ये तीनों आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब न्यूटन जी हमें क्या बताते हैं कि हमने एक कॉफ़ी का एग्जांपल लिया था कि हमारे पास मान लीजिए एक कप है जिसमें कॉफ़ी रखी हुई है, ठीक है, एक कप है जिसमें हमारी कॉफ़ी रखी हुई है। वो कॉफ़ी हमारी जल्दी ठंडी हो जाती है, अगर हम थोड़ी देर भी रखा छोड़ते हैं तो ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसमें हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र कब तक होता है, जब तक कि टेम्परेचर में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो, अब वो किस रेट से ठंडी हो रही है, जो हमारी कॉफ़ी है वो किस रेट से ठंडी हो रही है, ठीक है। तो इसको ही क्या बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताया गया कि कोई भी मान लीजिए सब्सटेंस है वो जिस रेट से कूल हो रहा है, ठीक है, या फिर उसकी हीट में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, हीट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बोलते हैं। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे, अगर इसको ड्राइव करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला एग्ज़ाम में आ सकता है। डायरेक्ट फार्मूला देखो क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला है इसका T2 इक्वल टू T1 प्लस C डैश E माइनस K की पावर माइनस KT। अब C क्या है हमारा, ये कांस्टेंट होता है, जब इंटीग्रेशन करते हैं उस टाइम आता है ये, और E भी इंटीग्रेशन के बाद में लॉग की वैल्यू, लॉग को हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं उस कंडीशन में आता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आती है तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़ें, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद टू ऑल।